हाल में जब गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि को बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया तो सबका ध्यान अनुवाद के महत्व पर गया। इसकी बड़ी वजह यह थी कि रेत समाधि का अनुवाद ही बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। ये अनुवाद मशहूर अनुवादक डेजी रॉकवेल ने किया है। सवाल उठता है कि अगर भाषाई सीमाओं को लांघने के लिए अनुवाद इतना महत्वपूर्ण है तो हिंदी का संसार इस मामले में इतना दरिद्र क्यों है। जाने माने समालोचक प्रोफेसर अपूर्वानंद के साथ आज किसी पुस्तक समीक्षा के बजाय हम इसी मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। ताना बाना में आपका स्वागत है प्रोफेसर अपूर्वानंद। नमस्कार। नमस्कार। सवाल ये है कि जब तक कोई बड़ी घटना न हो, बड़ा धक्का न लगे तो हिंदी भाषी जागते नहीं हैं। अभी जब रेत समाधि को बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया तो अचानक लोगों को लगा कि अंग्रेजी अनुवाद बहुत ज़रूरी है अपनी कृतियों का। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पाठकों तक पहुंचना चाहते हैं, तो ये एक तरह की जो चुप्पी छाई हुई थी, खामोशी थी या अनभिज्ञता जो थी हमारे समाज में, उसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक तो जैसे अंग्रेजी जगत में गीतांजलि श्री के इस उपन्यास की चर्चा हो रही है, रेत समाधि की, और यह कहा जा रहा है कि बुकर पुरस्कार में शॉर्ट लिस्टिंग की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी इस पुरस्कार पर चर्चा के लिए। तो इससे दरअसल जो अंग्रेज़ी की दुनिया है उसमें भारतीय भाषाओं को लेकर वाकफियत की जो कमी है उसका पता चलता है। और ये बहुत स्पष्ट है, जैसे हिंदी के बड़े लेखक हों या दूसरी भाषाओं के बड़े लेखक हों, यदि कोई बड़ी घटना घटे उनके जीवन में या उनकी मृत्यु हो तो अंग्रेजी अखबारों में, अंग्रेजी जगत में उसका उल्लेख भी नहीं हो पाता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि अंग्रेजी में आने पर ही आप दिखेंगे। तो यह एक बात है। लेकिन जैसा हमने देखा है कि पिछले दिनों, और इसका श्रेय उनको देना चाहिए कि अंग्रेजी की दुनिया ने अपना दायरा बढ़ाया है। मसलन अगर मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की ही बात करूं और उनके पाठ्यक्रम की बात करूं तो उन्होंने अपना दायरा काफ़ी विस्तृत कर लिया है और भारतीय भाषाओं के साहित्य को जगह दी है। यानी अंग्रेजी विभाग के लोग भारतीय भाषाओं के साहित्य को अनुवाद में पढ़ रहे हैं, उन पर शोध कर रहे हैं और गहरा शोध कर रहे हैं। तो यह इस मामले में अंग्रेजी विभाग हिंदी विभाग से आगे हैं। और ये मैं सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप अगर अंग्रेजी के अकादमिक जगत को भी देखें और अंग्रेजी के प्रकाशन जगत को भी देखें तो वे कई मामलों में हिंदी की दुनिया से आगे हैं। तो क्या बात है कि हिंदी की दुनिया अपना दायरा बढ़ाने की कोई कोशिश करती नजर नहीं आ रही है, चाहे वो प्रकाशक के स्तर पर हो, चाहे लेखकों के स्तर पर हो या अकादमिक संसार की बात करें? उसके लिए सबसे पहली चीज़, अगर हम सिर्फ प्रकाशन की बात करें और अनुवाद तक अपने आप को सीमित रखें तो इरादों का जाहिर करना काफ़ी नहीं है। इरादे का मतलब है साधन। आप इरादों को लागू करने के लिए साधन लगाने को तैयार हैं। तो हिंदी की दुनिया अगर अपने आप को बड़ा करना चाहती है तो जाहिर है कि उसमें दूसरी भाषाओं के साहित्य, दूसरी भाषाओं के स्वरों का आना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन वो कैसे आएंगे? इसके लिए अनुवादक ज़रूरी हैं, अनुवाद आवश्यक हैं। और अनुवाद का अर्थ है समय, श्रम, और समय श्रम की एक कीमत होती है। आप श्रम की कीमत देना चाहते हैं कि नहीं? और प्रायः ये दिखलाई पड़ता है कि हिंदी के प्रकाशक अनुवाद छापना तो चाहते हैं लेकिन अनुवाद के लिए कोई निवेश नहीं करना चाहते। मैं निजी अनुभव से आपको बतला सकता हूँ कि मैंने कई किताबों के अनुवाद के लिए प्रकाशकों से बात की जिसके लिए वे तैयार हुए, लेकिन जैसे ही उसके लिए मेहनताना देने की बात हुई, और मैं मेहनताना शब्द का जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मानदेय नहीं, मेहनताना पारिश्रमिक की बात हुई, प्रकाशकों ने अपने पांव खींच लिए। उनका कहना था कि अगर इसका इंतजाम आप कहीं और से कर लें तो हम छाप देंगे। हालांकि उसके बाद जो कमाई होगी वह कमाई तो उनकी पूरी होगी और होती है,
उसमें कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वे अनुवाद पर पैसा नहीं लगाना चाहते, और जो लगाना भी चाहते हैं, और यह तजुर्बा मेरा पिछले कई वर्षों का है, वह इतना कम है कि उसमें कोई कायदे का अनुवाद मिल पाना, क्योंकि अनुवादक की आजीविका वही है। हिंदी के प्रकाशक या दूसरे लोग ये चाहते हैं कि आप उसे इस भाषा की सेवा मानकर करें, उससे आप अर्जन की क्षुद्र आकांक्षा ना करें, है ना। जी जबकि वे उसको छापकर जरूर कमाई करेंगे और उसके बाद फिर वे भाषा की सेवा करेंगे, लेकिन अगर आप प्रति शब्द 50 पैसा देना चाहते हैं किसी को अनुवाद के लिए, तो इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता। तो जी। अनुवादक अदृश्य भी रहता है, उसकी कोई सत्ता भी नहीं है। आप हिंदी के कितने अनुवादकों का नाम जानते हैं? अंग्रेजी की दुनिया में अनुवादकों की अपनी प्रतिष्ठा है। जी, मैं यही प्रश्न करने जा रहा था आपसे कि हिंदी के संसार में अनुवादक को दोयम दर्जे का माना जाता है। यहाँ तक कि लेखक, कथा संसार या रचनाकार में जो भी जुटे हैं, वो अनुवाद से दूर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बड़े-बड़े कवि और लेखक और कथाकार अनुवाद भी करते रहे हैं। एक ज़माने में बहुत अनुवाद किया, निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव वगैरह सभी ने। ये परंपरा भी खत्म हो गई और अब अनुवाद में हम अच्छे अनुवादक भी हमारे पास नहीं हैं। हाँ, अगर आप देखें तो भारतेंदु के समय से ही देखें तो हमारे सारे बड़े लेखक बड़े अनुवादक भी रहे हैं, और रविंद्रनाथ ठाकुर हों या शरद चंद्र हों, या अगर दूसरे स्तर पर देखें बिमल रॉय को और शंकर को, जो बांग्ला के लोकप्रिय लेखक हैं, तो वे प्रायः हिंदी के लेखकों की तरह पढ़े जाते थे। उनके अनुवाद इतनी मात्रा में और इतनी संख्या में मौजूद थे, और बड़े-बड़े अनुवादक हमारे यहाँ मौजूद थे। लेकिन जैसा मैं फिर कह रहा हूँ कि अनुवाद को अलग से प्रतिष्ठा हिंदी में नहीं दी गई, और अनुवादक को उत्साहित करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो बड़े लेखक जो अनुवाद कर रहे हैं, निर्मल वर्मा जो कर रहे हैं या बाकी लोग कर रहे हैं, वे आजीविका के लिए उतना नहीं कर रहे हैं। हालांकि निर्मल जी ने एक समय किया, भीष्म जी ने किया, हम जानते हैं कि भीष्म साहनी ने किया, अमृत राय के अनुवादों को आप देखते हैं। लेकिन अनुवादक नाम की एक सत्ता बने, एक श्रेणी बने, और उसके लिए कुछ इंतजाम किया जाए, उसका हम ख्याल रखें, ऐसा प्रकाशन जगत ने नहीं सोचा, ऐसा सरकारों ने नहीं सोचा। देखिए, हिंदी को राष्ट्रभाषा हिंदी है, सबको उसको राष्ट्रभाषा मान लेना चाहिए, आदि आदि नारेबाजी, हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा मान लेना चाहिए। लेकिन हिंदी तभी पूरे राष्ट्र की भाषा हो सकती है, राष्ट्रभाषा तो वो नहीं है संवैधानिक रूप से, जब हिंदी में यह महत्वाकांक्षा हो कि वो संपूर्ण भारत की सारी भाषाओं के साहित्य को लाई थी। उसके लिए अलग संयुक्त राष्ट्र सभा की भाषा बनने के लिए इतने करोड़ रुपए लगा दीजिए, इसका बजट दीजिए, लेकिन हिंदी में अनुवाद के लिए कुछ भी बजट नहीं सरकारी स्तर पर। यह बहुत चिंता का विषय है। तो आप राजभाषा हिंदी के लिए कि फाइलों का अनुवाद हो रहा है कि नहीं, नोटिंग का अनुवाद हो रहा है कि नहीं, राजभाषा समितियां हैं, उनका खर्चा है, लेकिन जहां अनुवाद की हमें जरूरत है, वो ज्ञान का साहित्य हो, रचनात्मक साहित्य हो, वहां पैसा बिल्कुल नहीं है, सरकारों का नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि हिंदी भाषी समाज में ही ये मानसिकता कम है या अभाव है उसका कि दूसरी भाषाओं को सीखा जाए, दूसरी भाषाओं से हिंदी में और हिंदी से दूसरी भाषाओं में अनुवाद का काम किया जाए? एक समय ऐसा नहीं है कि यह चेतना नहीं थी। मैं कहूँगा कि शायद 50 वर्ष पहले तक या 70 वर्ष 75 वर्ष पहले तक ये चेतना थी। हम दूसरी भाषाएं सीखना भी चाहते थे, दूसरी भाषाओं का साहित्य लाना भी चाहते थे। जैसा मैंने कहा कि बहुत ही सीमित साधन थे, लेकिन भारतेंदु के समय का साहित्य पढ़ेंगे तो मराठी का अनुवाद भी हो रहा है, बांग्ला का अनुवाद भी हो रहा है, दूसरी भाषाओं से अनुवाद भी हो रहा है, फ्रांसीसी से अनुवाद हो रहा है, प्रेमचंद अनुवाद कर रहे हैं, फ्रेंच अंग्रेजी के माध्यम से या जिस माध्यमों से ही अनुवाद हो रहे हैं। लेकिन आज़ादी के बाद एक अजीब किस्म की कुंठा या ग्रंथि हिंदी समाज में आ गई, और वह यह थी कि हिंदी जानना दूसरों का कर्तव्य है भारतीय बनने के लिए, लेकिन हिंदी वालों का कोई कर्तव्य नहीं है भारतीय बनने के लिए। यानी भारतीय बनने के लिए उनको कोई श्रम नहीं करना है, अंतर्राष्ट्रीय बनने के लिए भी श्रम नहीं करना है।
इसका नतीजा ये हुआ कि जो त्रिभाषा सूत्र एक अच्छे इरादे से लाया गया था, जिसमें राष्ट्रीय एकता की भावना थी कि आप एक और भाषा सीखेंगे, आप ये देखेंगे और आपको भी अपने बचपन की याद होगी, हम सबको याद है कि हिंदी, तथाकथित हिंदी भाषी इलाकों में त्रिभाषा सूत्र की धज्जियां उड़ गई। हमने हिंदी रखी, एक टूटी फूटी अंग्रेजी और संस्कृत सीखना शुरू कर दिया, जो दरअसल हमने संस्कृत सीखी भी नहीं। सच्चाई ये है, तो वह सिर्फ नंबर लाने के लिए हमने संस्कृत ले लिया। जबकि दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो केरल में हिंदी सीखी गई, कर्नाटक में हिंदी सीखी गई, लेकिन यह जो हिंदी वालों की प्रवृत्ति थी, एक तरह का हिंदी साम्राज्यवाद, कि बाकी लोग हिंदी सीखें, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं, उन्हें भारतीय बनने की जरूरत है, हमें जरूरत नहीं। तो कुंठा, एक हीन भावना और एक श्रेष्ठता भाव सब कुछ था जी। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हमारे लेखकों में एक ऐसा वर्ग है जो इस मामले में सजग है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय है, अपनी रचनाओं के अनुवाद के प्रयास करता है और इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जो पाठक हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन ये चंद लेखकों के स्तर तक सीमित है, उसे किसी तरह का सपोर्ट सिस्टम के द्वारा नहीं मिल रहा है। साहित्य अकादमी क्या कर रही है मुझे पता नहीं। संस्थानीकरण नहीं हुआ है। साहित्य अकादमी के जो हिंदी अनुवाद मैंने देखे हैं, उनके अंग्रेजी अनुवाद मैंने नहीं देखे। उन हिंदी अनुवादों को देखकर मुझे बहुत निराशा हुई, क्योंकि वो बहुत खराब अनुवाद है और वो इसलिए है कि उनमें उनके लिए पैसा नहीं दिया जाता। सबसे पहले जिसको संस्थानीकरण कह रहा हूं मैं, तो आप अनुवाद करेंगे तो अनुवाद की जांच होगी, एक संपादक होगा, लेकिन हिंदी में अनुवाद जैसे आते हैं वैसे छाप दिए जाते हैं, इस वजह से वे पठनीय भी नहीं रह जाते। तो एकाध प्रकाशक ऐसे रहे हैं जिनकी बहुत प्रतिष्ठा रही है, क्योंकि उन्होंने दुनिया के साहित्य को हिंदी में लाने का काम किया, लेकिन जब मैंने उनकी किताबें उलट कर देखी तो आप उन्हें पढ़ नहीं सकते, क्योंकि उन पर मेहनत नहीं की गई। तो यह जो संस्थानीकरण का अभाव है, यह एक बहुत बड़ा कारण है कि हिंदी में अनुवाद नाम की चीज स्थापित नहीं हो पाई है अब तक जी। क्योंकि अनुवाद एक अनुवादक करता है, उसके बाद एक संपादक होगा, और संपादन एक अलग मसला है जो हिंदी की दूसरी किताबों को भी आप जब पढ़ते हैं, उपन्यास ही पढ़ते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, तो आप ये देखते हैं कि भाषा संपादन बिल्कुल नहीं है। अब उपन्यासकार को भाषा जरूर आनी चाहिए, लेकिन दुनिया भर में अच्छे उपन्यासकारों को अच्छे संपादक मिलेंगे। हिंदी में ऐसा सौभाग्य किसी उपन्यासकार को नहीं मिला, तो क्योंकि वह बीच में जो निवेश करना है, पैसा लगाना है, तो इसलिए अनुवाद की स्थिति और भी बुरी है। ये अनुवाद की किताबें छपती हैं, लेकिन वे पठनीय नहीं होती हैं। जी, आपने हम लोग जब अनुवाद की बात करते हैं तो मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं में एक दूसरे से में हो रहे अनुवाद की बात करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो अनुवाद की कोई चर्चा भी नहीं होती है कि हम दूसरी फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी या और जो दूसरी भाषाएं हैं उनका अनुवाद कहीं नजर ही नहीं आता, या होता भी है तो अंग्रेजी के जरिए होता है। सीधे उन भाषाओं से अनुवाद की बहुत प्रक्रिया मैंने देखी नहीं। उसका कारण भी यही है, संस्थानीकरण का अभाव। जैसा हम सारे लोग जानते हैं कि आखिर हमारे दूतावासों का काम क्या है, या जो भारतीय सांस्कृतिक परिषद है, सांस्कृतिक संबंध परिषद है, उसका काम क्या है? उसका काम यह है, अगर फ्रेंच है, हिंदी है, जर्मन है, हिंदी है, या अंग्रेजी हिंदी है, या इतनी सारी भाषाएं पूरी दुनिया में हैं, तो आप अगर एक सांस्थानिक प्रयास नहीं करेंगे कि उन भाषाओं की कृतियों को पहचाना जाए जिनका हिंदी में अनुवाद होना है, और सांस्कृतिक आदान प्रदान इसी को कहते हैं, और हिंदी की कृतियों को या भारतीय भाषाओं की कृतियों को पहचाना जाए जिनका आप फ्रांसीसी और दूसरी भाषाओं में अनुवाद करवाएंगे, तो यह काम एक तरह से सांस्थानिक काम होना चाहिए। लेकिन भारत में नारेबाजी काफी होती है अपनी भाषाओं के गौरव की आदि, लेकिन अपनी भाषाओं की रचनात्मकता से दुनिया को परिचित कैसे कराएं, तो ये व्यक्तिगत प्रयास हो जाते हैं। जैसे गीतांजलि श्री
का अनुवाद, चूंकि अनुवादक परिचित हुई, एनी मोंतो परिचित हैं, वे स्वयं मेहनत कर रही हैं, ठीक है। हो सकता है हिंदी के किसी लेखक से, मैंने देखा है कि कुछ लेखकों से विदेश के कुछ लोगों का ज्यादा परिचय होता है, तो उनके अनुवाद हो जाते हैं, लेकिन बाकी लेखकों से अगर परिचय नहीं है तो अनुवाद नहीं हो पाएंगे उनके, हालांकि वे उसके योग्य हैं। और ये तभी हो सकता है कि जब ऐसी एक निष्पक्ष संस्था हो जो पहचान सके कि लीजिए इस साल ये 10 हिंदी के उपन्यास हैं, ये 10 हिंदी के कविता संग्रह हैं जिनका अनुवाद होना चाहिए, और इसके लिए यह राशि हम अलग करते हैं और लोगों की पहचान करते हैं और अनुवाद कराते हैं। यह काम जब तक एक सांगठनिक और सांस्थानिक तौर पर नहीं होगा, तब तक यह एक तरह की एक तरह का इत्तेफाक हो जाएगा। इसलिए गीतांजलि श्री का अनुवाद एक इत्तेफाक है, एक संयोग है कि ये अनुवाद हो गया। कृष्णा सोक्ति का अनुवाद एक संयोग है, या गायत्री स्पिवाक ने महाश्वेता देवी का अनुवाद किया, वह संयोग है। पूछा जा सकता है महाश्वेता देवी का अनुवाद ही क्यों, तो क्योंकि गायत्री स्पिवाक भारत की हैं, जानती हैं, आदि आदि। लेकिन बांग्ला के साहित्य का 10 पुस्तकों का जिनका अनुवाद होना चाहिए, ऐसी कोई कोशिश हमने नहीं की है। मैं सिर्फ ये बतलाना चाहता हूँ आपसे कहते हुए कि बीच में आज से तकरीबन मुझे लगता है कि 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष के भी आसपास, जब यूपीए की सरकार आई थी, उस वक्त एक विचार हुआ इस मामले में, अनुवाद को संस्थानीकृत करने के बाद, और एक नेशनल ट्रांसलेशन मिशन बना। मैं चूंकि उसके जो स्थापना की बैठक थी उसमें शामिल था, और यह नाम भी हम ही लोगों ने सोचा था, नेशनल यानी एक मिशन के रूप में आप ट्रांसलेशन को लें और इससे राष्ट्र का निर्माण हो या राष्ट्रीय चेतना का निर्माण हो। क्योंकि भारत के बारे में यह कहा जा सकता है या पूरी दुनिया के बारे में कहा जा सकता है कि हम कुछ नहीं है अगर अनुवाद नहीं है, तो हम सब एक तरह से अनुवाद ही हैं। तो नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की कल्पना की गई, उसमें बाकायदा ये तय किया गया कि एक रजिस्टर बनेगा ट्रांसलेटर्स का, राष्ट्रीय रजिस्टर बनेगा अलग अलग भाषाओं का। उसमें यह तय किया गया कि उसके लिए पारिश्रमिक सम्मानजनक होगा, सब कुछ तय हुआ। लेकिन नेशनल ट्रांसलेशन मिशन आज तक अपना काम शुरू भी कर सका है कि नहीं हमें पता नहीं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को सूचना मिली। तो इतनी चीजें हम लोगों ने की थी, लेकिन वो आगे अपूर्वानंद जी, हम सब, हमारी सारी पीढ़ी रूसी साहित्य को पढ़ पाई, क्योंकि इतने भरपूर मात्रा में उसका अनुवाद राधिका प्रकाशन, प्रगति प्रकाशन के जरिए आता रहा। वो अनुवाद कितना अच्छा था बुरा था ये अलग बात है, लेकिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था और बहुत ही कम कीमत में उपलब्ध था। इसलिए लगभग 30-40 साल तक लोगों को वो अनुदित साहित्य रूस का मिलता रहा और खूब पढ़ा गया। अगर ये उपलब्धता भी हो जाए, इतनी चीजें भी की जा सकती हैं, और मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मिशन नहीं है। अगर जैसा आपने कहा कि संस्थानबद्ध हो जाए, संगठनात्मक प्रयास हो, लेखक समाज भी उसमें शामिल हो जाए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कभी कभार हमें इस तरह की खबरें मिलती हैं, अच्छी खबरें, वो शायद ज्यादा मिलेंगी। और इससे भी बड़ी बात, पुरस्कार से बड़ी बात तो ये है कि हमारा साहित्य दुनिया भर में पहुंचे। हम अगर एक भूमंडलीकृत संसार में रह रहे हैं तो अपने दायरे तक क्यों सीमित रहे। अंतिम टिप्पणी, क्या आपको कोई उम्मीद दिखती है कहीं से? मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ। आखिर वो सोवियत साहित्य, रूसी साहित्य या सोवियत साहित्य हम तक क्यों पहुंच पाए? क्योंकि सोवियत संघ की सरकार ने उसमें निवेश किया, पैसा लगाया। आपको काफी सस्ते में वो किताबें, हम सबको 50 पैसे 25 पैसे, अपने बचपन की हमको याद है, हम सारे लोगों को गोगोल का साहित्य, दोस्तोयेव्स्की का साहित्य, तुर्गनेव का साहित्य, महानतम साहित्य हम लोगों को ₹1.25, ₹1.5, ₹2 में मिला करता था, अगर याद हो। राजकमल के अनुवादों को छोड़ दें, और राजकमल के अनुवादों में भी उनकी सहायता होती थी सोवियत संघ के। उसी तरह मुझे चीन के अनुवाद याद हैं, और सोवियत संघ से जो अनुवाद आते थे उनसे कहीं बेहतर अनुवाद चीनी किताबों के होते थे। आप लूशुन का अनुवाद देख लें या माओ त्से-तुंग की किताबों का अनुवाद ही देख लें, बहुत ही श्रेष्ठ अनुवाद। लेकिन वह तभी होता होगा जब उसके लिए पैसा वहां की सरकारें लगाती होंगी। तो अगर भारत
के लोग चाहते हैं, हिंदी के लोग चाहते हैं कि उनका साहित्य दुनिया भर में पहुंचे, तो उसके लिए उनको पैसा लगाना होगा। सबसे बड़ी इच्छा नहीं, और अनुवादक पैदा करने होंगे। मैं जानता हूं अनेक अनुवादकों को जो अच्छे हैं, लेकिन उनको अपनी रोजी रोटी चलानी है। वे सुबह से रात तक अनुवाद करते रहते हैं, और आप उनको अगर एक शब्द का 50 पैसा दीजिएगा, तो इससे बड़ा अन्याय और कुछ नहीं हो सकता, है ना? जी। मैंने ऐसे बहुत समझदार लोगों को सुना है कि अरे अनुवाद करना क्या है, आप बैठिए डिक्टेट करते जाइए, होता चला जाएगा। मैं उनका मुंह देखता रह गया कि आप अनुवाद को क्या इतना अ, आसान और सस्ता समझते हैं? अनुवादक की प्रतिष्ठा कई बार लेखक भी नहीं करते हैं। आपका नाम जितनी प्रमुखता से जाता है, क्या अनुवादक का नाम जाता है? क्या अनुवादक का परिचय जाता है? लेखक इसकी परवाह भी नहीं करते। मैं अंग्रेजी कुछ लेखकों को जानता हूँ जो अपनी तरफ से जी। पैसा खर्च करते हैं हिंदी अनुवाद बिल्कुल। अ, और इज्जत देते हैं अनुवादकों को, लेकिन ऐसा हिंदी में या दूसरी जगह नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हिंदी के लेखकों से अपेक्षा करना कि वो पैसा देंगे, उनके पास खुद पैसा नहीं होता। जी। तो अपूर्वानंद जी, आपने भी अनुवाद की होंगी, मैंने भी कुछ किताबों का अनुवाद किया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि अनुवाद करके हमें क्या मिला। ना नहीं, अनुवादक के रूप में कोई पहचान मिली, ना अनुवादक का जो पारिश्रमिक बात कर रहे हैं वो भी सही ढंग से मिला। तो वो साहित्य सेवा के नाम पर ही हुआ जो कुछ हुआ। लेकिन ये है कि अब जब सरकारें ये मानती हों कि योगा का प्रचार प्रसार करके ही विश्वगुरु बना जा सकता है, तो फिर साहित्य संस्कृति की परवाह क्यों की जाए? योगा ही सब कुछ है। तो उस मानसिकता से उभरना तो सबसे पहली ज़रूरत है कि ये जो सॉफ्ट पावर कहा जाता है जिसको, उसमें लिटरेचर की क्या भूमिका होती है अंतर्राष्ट्रीय सियासत में भी। बहुत-बहुत शुक्रिया पूर्वानंद जी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।